हेलो फ्रेंड्स, 31 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। सॉरी फॉर द डिले। न्यूज आइटम्स जो हिंदू न्यूज़पेपर से पिकअप किए हैं ये 14 है। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है, लोकसभा रिजेक्ट्स अमेंडमेंट्स क्लियर्स फाइनेंस बिल। तो ये फाइनेंस बिल जो है वो बजट का पार्ट है। बजट पास करना मतलब दो बिल्स, अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल, ये दो बिल्स पास हुए मतलब बजट पास हो गया। तो फाइनेंस बिल में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर्स नहीं होती है। इवन बजट के रिलेटेड, मनी बिल के रिलेटेड राज्यसभा के पास पावर्स नहीं। तो इसीलिए जो राज्यसभा ने अभी अमेंडमेंट्स प्रपोज किए थे, 5 अमेंडमेंट्स थे, तो ये 5 अमेंडमेंट्स को लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया और पास किया। तो जो लोकसभा पास करेगी वो फाइनल पासेज है, उसके अंदर राज्यसभा के पास ज्यादा पावर नहीं है। अगर उनके अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट किए गए लोकसभा से, अच्छा है। रिजेक्ट किए गए तो जैसे लोकसभा ने पास किया वो फाइनल है। तो यही है। और ये अमेंडमेंट्स किसके रिगार्डिंग थे? ये जो डोनर्स को अनोनिमिटी दी जा रही है, कि जब पॉलिटिकल पार्टीज को वो फंड करते हैं तो अनोनिमिटी दी जा रही है। हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी देखा है जो बजट में अनाउंस हुए, वो भी इसीलिए है कि डोनर्स को अनोनिमिटी दी जाए, कि वो किनको, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसको डोनेट करते हैं, वो पता ना चले। तो ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी लाना, सीक्रेसी लाना, इसकी क्या जरूरत है, वही क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इवन जो कंपनीज है, कंपनीज के ऊपर भी है कि कितना वो डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो यहाँ पे ये 7.5% कैप था कि उनके जो मतलब नेट प्रॉफिट होती है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, उनका 7.5% नेट प्रॉफिट ही वो पॉलिटिकल पार्टीज को मैक्सिमम डोनेट कर सकते हैं। तो अभी लोकसभा ने ये कैप हटा दिया, मतलब जितना चाहे डोनेट करो, प्रॉफिट हो या ना हो, 100% जो चाहिए, मतलब कोई कैप नहीं। और उनको रिवील भी करना था, कंपनीज को रिवील करना होता है कि उन्होंने डोनेट किया तो किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना, कैसे डोनेट किया, पूरा ट्रांसपेरेंसी था। तो उस एस्पेक्ट को भी हटा दिया, मतलब कैप भी हटा दिया और किसको डोनेट कर रहे हैं वो बताने की भी जरूरत नहीं। तो इसी के ऊपर राज्यसभा ने इनको रिजेक्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कैप होना चाहिए। लेकिन राज्यसभा के प्रोविजंस को, प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लोकसभा में रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी होती है, तो लोकसभा में ये क्लियरली पास हो गई। तो वही है। दूसरा, इवन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं चाहिए होता कि वो डोनर्स के नाम बताए, वो डिस्क्लोज करने की उनके ये प्रोविजंस नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी बताने की जरूरत नहीं है और डोनर को भी बताने की जरूरत नहीं है किसको डोनेट किया। तो यही सारी जो अनोनिमिटी लाई जा रही है उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा कि आप कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दो कि क्या चाहिए, एडजेक्टिव्स नहीं यूज करो कि पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाओ, बट बताओ कि कैसे करना है, स्पेसिफिक सजेशन दो, हम करेंगे। लेकिन जो अमेंडमेंट्स बताए गए वो रिजेक्ट किए गए। तो वही है। अगला न्यूज आइटम है, हिल सिजल एट 8% अबव नॉर्मल। तो ये इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो प्रिडिक्शन है, उन्होंने प्रिडिक्शन भी किया था कि हीट वेव एक्सपेक्टेड है। और अभी टेम्परेचर्स एक्चुअली काफी हाई है। इवन हिल स्टेट्स, जो हिली रीजन से, हिल स्टेशन है, जैसे कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, मुक्तेश्वर उत्तराखंड में, यहाँ पे टेम्परेचर्स नॉर्मल टेम्परेचर से 8% ज्यादा है। मतलब कि कुल्लू में जो टेम्परेचर बताया गया 32 डिग्री सेल्सियस है, और मुक्तेश्वर में भी 27.2 डिग्री सेल्सियस है। काफी हाई टेम्परेचर आ रहे हैं। इवन बाकी जगहों पे भी काफी ज्यादा, हिस्टोरिकल नॉर्मल से काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर है, शिमला में, पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, देहरादून वगैरह। तो वही है, हीट वेव्स एक्सपेक्टेड है। तो हीट वेव का भी, ये सिवियर हीट वेव्स और हीट वेव्स जैसे बताया गया है आईएमडी के थ्रू, तो ये हो रहा है एक्चुअली। टेम्परेचर्स काफी हाई जा रहे हैं। 2016 ईयर वार्मेस्ट ईयर था, सबसे गर्म साल था पूरी सेंचुरी का। तो अब 2017 में क्या स्टेटस होगा हमको पता चलेगा आगे। इवन समर मंथ्स जो थे 2016 के, वो सेकेंड वार्मेस्ट समर मंथ्स थे 1901 से। तो वही है यहाँ पे। तो इंडिया में भी ये नॉर्दर्न स्टेट्स में, यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन्स में इतना हाई टेम्परेचर क्यों हो रहा है? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स यहाँ कह रहे हैं कि ये वेदर कंडीशंस जो है, तो साउथ वेस्टर्ली विंड्स जो आती है वो ड्राई है। साउथ वेस्टर्ली विंड्स, तो विंड्स का हमेशा नाम जहां से वो शुरू होती है, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन, कहाँ जा रही है वो डायरेक्शन नहीं, मतलब साउथ वेस्ट से शुरू हो रही है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, तो उसको नाम साउथ वेस्टर्ली विंड्स दिया जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरेनियन सी से यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, और ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यहाँ पे रेनफॉल भी लाते हैं। आप देख सकते हैं ये मेडिटेरेनियन सी यूरोप के नीचे, यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, तो यहाँ से ये जो है मीन्स ओरिजिनेट होते हैं और इंडिया की तरफ आते हैं नॉर्थ में। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है। इवन एंटी साइक्लोन जो है
वो कंडीशंस भी प्रिवेल कर रहे हैं साउथ वेस्ट में से ओरिजिनेट होके आ रहे हैं। तो ये एंटी साइक्लोन्स भी क्या होते हैं हम देख लेंगे, साइक्लोन एंटी साइक्लोन दो होते हैं। तो एंटी साइक्लोन्स जो होते हैं वो एयर को पुल करते हैं, तो वार्म एयर जो है वो और फ्लो इन होती है साउथ वेस्ट से, तो इस वजह से भी साउथ वेस्ट से ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, तो इस वजह से भी इंडिया में एंटी साइक्लोन की वजह से भी टेम्परेचर्स हाई हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये दिखाया गया है। तो ये है ग्लोबल विंड सिस्टम्स। तो ये ग्लोबल विंड सिस्टम जो है ये स्टैंडर्ड है, ग्लोबली होते हैं। फिर होते हैं रीजनल विंड सिस्टम्स, जैसे मानसून है वो रीजनल विंड सिस्टम है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है रीजनल है। और लोकल विंड सिस्टम्स भी होते हैं जो डे नाइट में विंड्स ब्लो होती है, लू होती है वगैरह, तो ये लोकल विंड्स है। तो ये ग्लोबल विंड्स जो है ये स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज जो होती है, तो ये ग्लोबल विंड सिस्टम्स है। और हम जो बात कर रहे हैं ये रीजनल जो है, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो यहाँ दिखाया गया है। और ये जो साइक्लोन एंटी साइक्लोन है, तो साइक्लोन में हमेशा लो प्रेशर होता है सेंटर में, तो लो प्रेशर की वजह से हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर की तरफ जाती है। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एनीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एयर फिल इन करेगी लो प्रेशर रीजन को। तो जब सेंटर में लो प्रेशर होगा तो ये एयर ऐसे फिल इन करेगी। और एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर सेंटर होता है, तो हाई प्रेशर मतलब यहाँ से एयर डाइवर्ज होगी, यहाँ कन्वर्ज होती है, साथ में घुसती है, यहाँ से बाहर निकलती है, वही है। तो ये साइक्लोन एंटी साइक्लोन कंडीशंस होते हैं, आप देख सकते हैं। ये एंटी साइक्लोन के बारे में बताया गया है, साइक्लोन कैसे जनरेट होता है। तो एंटी साइक्लोन में एयर सिंक इन होती है ऐसे, तो जो हमने अभी देखा कि ये एयर डाइवर्ज होती है, मतलब यहाँ से ये सब बाहर निकलती है, तो ये सिंक इन होती है। तो जैसे एयर नीचे आती है तो सरफेस के पास आएगी तो एयर वार्म हो जाएगी, तो जब एयर वार्म हो जाती है तो उस वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर जोन जनरेट होता है, तो वही है। फिर एयर स्प्रेड होती है, तो एंटी साइक्लोन में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एयर स्प्रेड्स अवे फ्रॉम द एंटी साइक्लोन, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है एयर स्प्रेड होके। और डिफरेंस इन सरफेस प्रेशर बिटवीन एंटी साइक्लोन एंड साइक्लोन जो होता है, इस वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट आता है, तो ये लो प्रेशर जोन यहाँ पे एक साइक्लोन जनरेट होता है, वही आप देख रहे हैं। तो साइक्लोन में एयर अब ऊपर जाती है तो एयर इज राइजिंग, तो ऊपर जाती है एयर तो वो कूल हो जाती है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, तो यहाँ रेन क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और साइक्लोन के साथ जनरली रेनफॉल भी होती है, तो इसीलिए ये एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। और फिर अगला न्यूज आइटम है माओइस्ट बिहाइंड एपी रेल एक्सीडेंट सेज एनआईए। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो अभी फिलहाल रेल एक्सीडेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है। 3 स्पेसिफिक रेल एक्सीडेंट्स है जिनके ऊपर उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये एक जो इंसिडेंट है कोनेरू रेल एक्सीडेंट आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे एफआईआर भी रजिस्टर की गई है एनआईए के थ्रू, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है एफआईआर में कि ये माओइस्ट ने ये किया है। तो पहले यही डाउट था कि आईएसआई पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस इनका हाथ है, ये यहाँ पे ये करवा रहे टेररिस्ट अटैक से ये। तो अब इस इंसिडेंट में माओइस्ट का हाथ है, ये सामने आ रहा है। तो ये जो थी कुन्नरू रेल एक्सीडेंट यहाँ पे जनवरी 22 में अभी 2017 में हुई थी, और यहाँ पे 40 लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये सारे केसेस 3 स्पेसिफिकली वो एनआईए के पास इसीलिए गए क्योंकि रेलवे मिनिस्टर ने होम मिनिस्टर को लेटर लिखा था कि एटलीस्ट 6 रेल एक्सीडेंट्स है जिसमें डाउट है कि ये साबोटाज की वजह से हुए। तो साबोटाज क्या होता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये पर्पसली कुछ गलत करने का, कुछ मतलब बिगाड़ने का और एक्सीडेंट करवाने का जो मकसद है उस वजह से ये हुआ है, मतलब पर्पसली किया गया है, जानबूझ के किया गया, उसको कहते हैं साबोटाज। तो ये जो साबोटाज है ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो वही एक्सीडेंट नहीं है, अटैक है ऐसे। बाकी 2 जो इंसिडेंट्स है जो एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक है कानपुर ट्रेन एक्सीडेंट जिसमें 14 कोचेस डिरेल हो गई थी, पटरी से हट गई थी, तो ये नवंबर 2016 में हुआ था। यहाँ पे 140 लोगों की डेथ हो गई थी। और जो तीसरा इंसिडेंट है वो घोरासन बिहार में, ये हमने पहले भी कई बार देखा है। तो यहाँ पे अरेस्ट भी हुए, यहाँ पे जो एक नेपाल बिजनेसमैन को भी इंटरोगेट किया गया, तो वही उनसे भी पता चला कि वो पाकिस्तानी लिंक था और उन्होंने यहाँ पे ये करवाने के लिए उन्होंने उसको फंड किया था। तो ये प्रेशर कुकर बॉम्ब यहाँ रिकवर किया गया था रेलवे ट्रैक से घुरासन बिहार में, अक्टूबर 2016 की घटना है। तो यहाँ पे वो बॉम्ब रिकवर हो गया। तो यही है 3 केसेस जो इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है
8 कोचेज ऑफ महाकौशल एक्सप्रेस डीरेल इन यूपी। तो हम जो रेल एक्सीडेंट्स देख रहे हैं, तो अभी और एक रेल एक्सीडेंट है, ये 30 मार्च को अभी हुआ, तो यहाँ पर 8 कोचेज डीरेल हो गई है, जबलपुर निजामुद्दीन महाकौशल एक्सप्रेस। तो ये महोबा यूपी में हुआ ये इंसिडेंट। अभी तक इसके बारे में रीजन क्या है डिरेलमेंट का वो पता नहीं है, क्योंकि कॉज क्या है, क्या ये एक्सीडेंट्स है कि क्या ये अटैक्स है। अगर एक्सीडेंट्स है तो हमने कई बार देखा है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करने की काफी ज्यादा जरूरत है। कोचेज जो है एलएचबी कोचेज लाने के लिए काफी टाइम हमने वो भी डिस्कस किया, लेकिन फिर अब ट्रैक शिफ्ट हुआ था कि नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं हो रहे, अटैक्स हो रहे। तो क्या ये टेक्निकल फेलियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है, कोचेज डिजाइन वाइज फेलियर है, क्या ये मैन मेड फेलियर है, मतलब कोई ऑफिशियल जो है जो ये फंक्शन कर रहे हैं वहां पे क्या फेलियर हो रही है जिस वजह से ये हो रहा है, मैन एरर की वजह से। तो वो कॉज समझना भी जरूरी है ताकि एक्शन उस डायरेक्शन में लिए जा सके। फिर अगला न्यूज आइटम है नाइजीरिया समन्स इंडियन एनवॉय। तो प्रेजेंटली हम जो अटैक्स देख रहे हैं अफ्रीकन नेशनल्स पे, जो रिसेंटली अब हुआ ग्रेटर नोएडा में, ये अंसल प्लाजा मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल्स के ऊपर अटैक हुआ। पूरा क्राउड जो है, मॉब आके उन्होंने उनको मारा, और वो इसलिए क्योंकि जो एक लोकल लड़के की जो डेथ हो गई थी तो उसमें उनका हाथ है ऐसे समझा गया। पहले तो ये समझा गया कि ये दिया और ये कैनिबल्स है, मतलब ये ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, तो इसीलिए उनके घर में भी उनकी फ्रिज में ढूंढा गया कि क्या बॉडी पार्ट्स है, तो ऐसे भी किया गया। फिर फाइनली जब वो पता चला कि वो बॉय ड्रग ओवरडोज से उसकी डेथ हुई थी, तो उस वजह से इन्होंने उनको पीटा कि ये स्टूडेंट्स है, वो अफ्रीकन स्टूडेंट्स है, वो नाइजीरिया से, उन्होंने वो यहाँ पे ड्रग डीलिंग भी करते, उस ऐसे शक में उन्होंने उनको पीटा। तो मतलब ये जो पर्सपेक्टिव है अफ्रीकन नेशनल्स का इंडिया में, वो चेंज होना काफी ज्यादा जरूरी है कि उनका हिस्ट्री समझना, उनका कल्चर समझना, सबको एक तरह नहीं देखना, क्योंकि ये फिर से वही है जो हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ जो बाहर होता है, इंडियंस के साथ जो अमेरिका में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये जो केसेस हम सुनते हैं, हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, रेशियल अटैक से ये। तो इसके लिए यहाँ पे स्टेप्स लेना और लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि अफ्रीकन नेशनल्स को हम इनवाइट करते हैं, हमारे अच्छे रिलेशन है अफ्रीकन नेशंस के साथ, हम उन अफ्रीकन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देते हैं, वो यहाँ आके पढ़ाई करते हैं। तो सबको एक नजर से देखना इज कंप्लीटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये केस में नाइजीरिया गवर्नमेंट ने, जो इंडियन एम्बेसडर है वहां पे, एनवॉय है, उनको समन किया, उनको बताने के लिए ये कि ये जो क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने कहा है हम स्टर्न स्टेप्स लेंगे यहाँ पे, पर पुलिस भी इसमें इतना एक्शन नहीं ले पाती, उनके भी जो है उनको सेंसिटाइज करना भी काफी जरूरी है इन केसेस में। तो यही सब है यहाँ पे, तो ये इम्पोर्टेंट एक इश्यू हो गया है अभी। फिर अगला न्यूज आइटम है जजेस चूज वर्क ओवर वेकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट वेकेशन लेती है, लंबा समर वेकेशन होता है उनका, समर वेकेशन 2 महीना, मई से लेके जुलाई तक चलता है। तो ये इतना लंबा समर वेकेशन जो है, ये कॉलोनियल ट्रेडिशन है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब थे तो वो यहाँ काम करते थे, ऑफकोर्स वो वेकेशन में अपने घर जाते, तो इसीलिए ये ट्रेडिशन जो है अब तक चला आ रहा है। लेकिन अभी ये समर वेकेशन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है JS कहेर, उन्होंने कहा है कि हम 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रहेगी, साइमल्टेनियसली फंक्शन करेगी समर वेकेशन में भी। इवन पिछले समर वेकेशंस में भी उन्होंने, तब वो CJI नहीं थे, पर उन्होंने तभी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेड किया था, जिसने NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का जो बिल था उसको रिजेक्ट किया था, एक्ट को। तो यही है, तो अब इस साल भी ये पहली बार होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समर वेकेशन नहीं ले रहे हो। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये जो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच समर वेकेशन में होगी, तो वो ये 3 केसेस के ऊपर है। एक है जो ट्रिपल तलाक केस है, फिर व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है कि वो अपना यूजर इन्फॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, तो क्या ये सिटीजन प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, उसके ऊपर एक बेंच है। फिर तीसरा है कि इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो है, उनके बच्चे अगर इंडिया में पैदा हुए तो क्या उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, तो ये तीसरा इशू। तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हो गए जो ये डिस्कस करेंगे। तो यही है 2015 में बताया जा रहा है पहले कि ये तब जस्टिस खैर ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, मतलब 2 साल पहले एक्चुअली हो गया, 2015 में उन्होंने हेड किया था समर वेकेशन में। फिर अगला न्यूज आइटम है मलेशियन PM नजीब टू साइन बायलैटरल पैक्ट्स। तो ये मलेशियन PM चेन्नई में
लैंड किया इन्होंने, और ये अभी इंडिया मलेशिया मीटिंग होगी दिल्ली में भी, तब तो काफी बायलैटरल अग्रीमेंट साइन हो गए, तो अब तब हम वो भी डिस्कस करेंगे। पर मलेशिया में काफी इंडियन डायस्पोरा है, इंडियंस रहते हैं वहाँ पे, इंडियन कम्युनिटी है, तो ये चेन्नई साउथ से है, इसीलिए वहाँ पे भी उन्होंने स्टॉप किया, वहीं पे वो एक्चुअली फर्स्ट स्टॉप किया उन्होंने इंडिया में। तो यही है, बाकी सिक्योरिटी डिफेंस में बायलैटरल डिस्कशंस हो गए, तो वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है ढाका, दिल्ली टू एक्सटेंड $5 बिलियन टू ढाका। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट है, मतलब कि क्रेडिट पे दिया जा रहा है कि $5 बिलियन बांग्लादेश यूज कर सकती है। ऐसे पहले भी हमने ओपन एंडेड क्रेडिट दिया, मतलब किस पर्पस के लिए वो ऐसे जरूरी नहीं है कि डिसाइड किया जाए। पहले 1 बिलियन दिया गया था 2010 में, 2 बिलियन 2015 में दिया गया था। तो जब विजिट्स होती है तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट भी एक्सटेंड की जाती है इंडिया से। तो यहाँ पे हम बाकी भी प्रोजेक्ट्स जो है चल रहे हैं, जैसे कि इंडिया बांग्लादेश रेलवे लाइन, 7th रेलवे लाइन अभी ले डाउन की जाएगी, इवन फेरी सर्विस स्टार्ट की जा रही है। तो ये सब काफी जरूरी है, क्योंकि इंडिया और नॉर्थ इंडिया में, मतलब मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के बीच में बांग्लादेश से अगर ट्रांजिट मिलती है और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, तो यहाँ पे ट्रांजिट रूट काफी ईजी हो जाएगा और टाइम और कॉस्ट काफी बचेगा। तो इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस BBIN इनिशिएटिव भी लिया गया था, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। तो ये यहाँ पे जो है रोड से रोडवेज यूज करने में फैसिलिटेट ईज करने के लिए नेटवर्क इनिशिएटिव किया गया था, पर यहाँ पे भूटान ने ऑब्जेक्शन रेज किया, वहां पे भूटान पार्लियामेंट ने इसको रिफ्यूज किया रेटिफाई करने को। तो इस वजह से ये भी हॉल्टेड है। तो अब इंडिया चाहती है कि एटलीस्ट 3 नेशंस, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, इसको आगे लेके जाए। फिर चाइना के साथ भी बांग्लादेश का रिलेशन है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ओबोर, उसके अंदर भी बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है, अक्टूबर 2016 में उन्होंने अप्रूवल दिया है। तो चाइना भी यहाँ पे उनको क्रेडिट देती है, लेकिन बांग्लादेश ये असर्ट कर रही है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस काफी अलग है बांग्लादेश चाइना रिलेशन से, क्योंकि वो कहते हैं इंडिया जब हमको क्रेडिट भी दे रही है तो वो किस पर्पस के लिए, कौन से प्रोजेक्ट के लिए, वो नहीं, वो हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन है, वो इतना फेथ से वो क्रेडिट देते हैं। और चाइना जो है, चाइना के साथ हमारा प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट जो इनिशिएटिव होता है वो होता है। तो दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। तो ये वो सिग्निफिकेंस दे रहे हैं इंडिया को। इंडिया का ही मेन रोल है 1971 में जब बांग्लादेश बनी, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 जो हमने फाइट की थी। तो वही है, तो रिलेशंस में डिफरेंस है। फिर ये BBIN नेटवर्क के बारे में, तो ये जो है इंडियन रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स भी ये 3 दूसरे नेशंस में भी चल सकती है, उनको अलाउ किया जाए एंटर करने को वगैरह, यहाँ पे जो फैसिलिटेट करने के लिए BBIN इनिशिएटिव लिया गया था रोडवेज पे। फिर अगला न्यूज आइटम है न्यूक्लियर बिड्स ऑन ट्रैक सेज वेस्टिंगहाउस। तो वेस्टिंगहाउस जो US की न्यूक्लियर कंपनी है, ये इन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया, लेकिन इन्होंने प्रपोज किया था, ये फर्स्ट एग्रीमेंट था इंडिया US न्यूक्लियर डील के अंदर, पहला जो ये कॉन्ट्रैक्ट करना था वो ये था कि 6 AP1000 रिएक्टर्स बनाए जाएंगे वेस्टिंगहाउस कंपनी से आंध्र प्रदेश में। तो ये अब क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गई है, तो आगे इसका क्या फ्यूचर होगा ये प्रोजेक्ट का, उसके ऊपर जब क्वेश्चन रेज किए जाए। ये अभी तक MOU है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी अब तक साइन नहीं हुआ है, पर वेस्टिंगहाउस कह रही है कि नहीं, हमने $800 मिलियन डेब्टर इन पोजेशन फाइनेंसिंग लिया है थर्ड पार्टी से, तो हमारे पास फंड है, हम ये करेंगे। तो ये AP1000 जो है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर डिजाइन है, ये वेस्टिंगहाउस ने डेवलप किया है, वो उनका ही डिजाइन है, और अब तक उन्होंने ऐसा रिएक्टर बनाया नहीं, अब तक फंक्शनल नहीं है। तो ये प्रपोज्ड है US में भी, चाइना में भी, पर अब तक उन्होंने बनाया नहीं है। तो ये अब इंडिया में भी, क्या इंडिया को भी इस प्रोजेक्ट में आगे जाना चाहिए या नहीं, वो भी क्वेश्चन है। तो वही है, अब देखेंगे इसका फ्यूचर क्या होगा। पर वेस्टिंगहाउस कहती है हम करना चाहते हैं, अब इंडिया का है कि इंडिया क्या करना चाहता है। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर पिक्स 5 एयरलाइंस टू कनेक्ट 43 रीजनल एयरपोर्ट्स। तो ये है रिक्टिविटी स्कीम, जिसको नाम दिया गया उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये स्कीम के अंदर 43 नए डेस्टिनेशंस अब ऐड किए गए हैं। तो मतलब यहाँ पे जो है ये रीजनल एयरपोर्ट जो है 43, वहां पे ये 5 एयरलाइन सिलेक्ट की गई है। तो ये वहां पे फ्लाई करेगी, और ये 1 घंटे की फ्लाइट का 2500 रुपया पे करना होगा पैसेंजर्स को। तो ये 50% जो है फ्लाइट सीट्स इसके लिए रिजर्व की जाएगी ये प्राइस पे। तो बाकी का जो अमाउंट होगा
वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो 80% जो सब्सिडाइज, बाकी का जो रिमाइंडर है वो सब्सिडाइज किया जाएगा। तो वो अमाउंट में से 80% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी और 20% स्टेट्स को कंट्रीब्यूट करना होगा। तो और ये 80% कंट्रीब्यूट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने चार्ज लेवी डाला है। तो लेवी अप टू 8500 ये जो है बाकी जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है, बाकी जो रीजन से फ्लाइट्स फ्लाई होती है, उनको ये लेवी एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो वो इसके लिए इसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को फंड करने के लिए यूज किया जाएगा। तो अब इसके अंदर बिडिंग की गई इन रूट्स के लिए, और इस बिडिंग में जो आया बिड, उसके ऊपर काउंटर बिडिंग की गई कि इससे कम भी कोई काउंटर बिड कर रहा है। तो काफी लोगों ने, काफी एयरलाइंस ने एकदम विदाउट सब्सिडी भी ये फंक्शन करने के लिए बिड किया। तो जो लोवेस्ट बिड थी उसमें उनको सबको दिया गया है, और ये फाइनली अनाउंस है। 5 एयरलाइंस है जिनको ये रूट्स दिए गए हैं। एक है अलायंस एयर जो एयर इंडिया की सब्सिडियरी है। फिर रीजनल एयरलाइंस है टर्बो मेगा एयरवेज जो ट्रू जेट नाम से, वो ब्रांड नेम से फंक्शन करती है। स्पाइस जेट, एयर डेक्कन और एयर ओडिशा, तो इनको ऑपरेटिंग राइट्स मिले हैं। तो हाफ द सीट्स जो है प्लेन पे वो ये प्राइस पे वो कैप करके सेल करेंगे। और इनको ये 3 इयर्स के लिए, फर्स्ट 3 इयर्स ऑपरेशन के लिए एक्सक्लूसिव फ्लाइंग राइट्स है। तो वही यहाँ पे इस रूट्स पे फ्लाई करते हैं ऐसा। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है और जिनको ये दिया गया है उस बारे में। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर कैंसल्स अप्रूवल टू 8 SEZs। तो 8 SEZ प्रोजेक्ट्स थे, उनका अप्रूवल अब कैंसिल किया गया है क्योंकि ये अब तक फंक्शन नहीं किया, उन्होंने कोई प्रोग्रेस यहाँ पे किया नहीं गया डेवलपर्स से एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाए, तो इसलिए उसका अप्रूवल कैंसिल किया गया। ये अप्रूवल जो देती है बोर्ड ऑफ अप्रूवल है। तो कॉमर्स सेक्रेटरी इनको हेड करते हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है SEZ रेगुलेशन। तो इन्होंने इसका अप्रूवल अब कैंसिल कर दिया। तो यही है SEZ जो है इंडिया में सबसे पहले EPZ करके पहले बोला जाता था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। तो ये सबसे पहले एशिया में, इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था कांडला गुजरात में 1965 में। फिर SEZ पॉलिसी आई 2000 में, तो तब से SEZ फंक्शन कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे टैक्स कंसेशंस दिए जाते हैं, फैसिलिटेट किया जाता है ताकि ग्रोथ डेवलपमेंट हो। तो इंडिया में SEZ इवन हिंटरलैंड रीजन्स में भी बनाए गए हैं ताकि वहां पे भी इन रीजन्स में डेवलपमेंट हो। तो इनको टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ड्यूटी फ्री होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे वो कैपिटल गुड्स कुछ ला रहे हैं तो वो फ्री किया जाता है उनके लिए, ड्यूटी वहां नहीं लगाई जाती। तो यहाँ सब वो लिबरलाइजेशन किया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का ताकि वो फंक्शन कर सके। तो चाइना में भी SEZ पॉलिसी है, लेकिन चाइना में SEZ जो होते हैं काफी बड़े होते हैं कंपेयर टू इंडियन SEZ, और ये कोस्ट में ही लोकेटेड होते हैं। और इंडिया में ये कहीं भी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनके फंक्शनिंग पे। और यहाँ पे जो चाइना में है वो फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉरेनर्स आके यहाँ इन्वेस्ट करे और प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करे, कंपनीज बनाए। और इंडिया में जो SEZ है वो मेजरली लोकल कंपनीज से ही भरे हुए हैं। मतलब कि जो है, ये भी एक एलिगेशन आता है कि ये जो कंपनीज है वो एनीवे आउटसाइड SEZ भी बनाती है और फंक्शन करती है, पर क्योंकि SEZ है तो यहाँ आके वो फंक्शन भी कर रही है और उनको टैक्स कंसेशंस भी दिया जाता है। तो ये क्या बेनिफिशियल है कि नहीं, क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्रिवन नहीं है इंडिया में SEZ, तो इसीलिए क्वेश्चन रेज किया जाता है। फिर अगला न्यूज आइटम है कंज्यूमर इंटरेस्ट इज प्राइम, ट्राई। तो हमने ये न्यूज में देखा था कि टेलीकॉम कमीशन जो टेलीकॉम सेक्रेटरी हेड करते, इसने कहा था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई से कि ये जो टैरिफ रेगुलेशन है उनको ये रिव्यू करे। तो ये रिक्वेस्ट आया था उनसे। तो ये वो इसलिए चाहते थे क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यूज भी कम हो रहे। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि रिलायंस जियो बेसिकली जब से लॉन्च हुआ है तो टैरिफ्स काफी कम हो गए उनके। तो वो एक्चुअली उनके ऊपर एलिगेशन ये भी लगाया जाता है कि वो प्रिडेटरी प्राइसिंग कर रहे हैं। प्रिडेटरी प्राइसिंग, प्रिडेटर मतलब क्या होता है? जो बड़ा एनिमल छोटे एनिमल को खा लेता है। तो मतलब कि ये जो है ये कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं प्राइसिंग, मतलब दूसरों के कंज्यूमर्स वो खुद ले रहे हैं, तो उसको कहते हैं प्रिडेटरी प्राइसिंग। तो ये प्रिडेटरी प्राइसिंग रिलायंस जियो करके बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के कंज्यूमर्स अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये एलिगेशन लगाया गया है। तो इसलिए ट्राई से ये भी एक्सपेक्टेड था कि वो रेगुलेशन लाए, पर ट्राई का ये मानना है कि अगर ये प्राइसेस ये रिलायंस जियो कम करता है तो बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के भी पर भी प्रेशर आता है कि वो भी अपने प्राइसेस कम करे। तो इवेंचुअली जब प्राइसेस कम हो गए तो कंज्यूमर्स बेनिफिट होंगे। पर अगर रिलायंस जियो बाद में जाके प्राइसेस इंक्रीज करता है वगैरह, तो वो भी एक फियर है कि एक बार कंज्यूमर बेस आ गया देन वो जो चाहेगा वो दे कैन हैव द प्राइसेस। तो वो एक कंसर्न तो है ही।
बट विदाउट दैट प्रेजेंटली जो हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि अभी इंटरनेट पेनेट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, टेलीकॉम डेंसिटी इंक्रीज होगी, इससे रूरल एरियाज में टेलीकॉम डेंसिटी काफी कम है। अगर अर्बन एरियाज में अराउंड 170% है वो कह रहे हैं, तो रूरल एरिया में ये काफी कम है, 53% है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है। तो मतलब वहां पे इंक्रीज करना भी काफी जरूरी है। तो इसीलिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, कंज्यूमर इंटरेस्ट सामने रख के कि उनके लिए प्राइसेस कम होंगे और ये पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा। लेकिन जो टेलीकॉम कमीशन कह रही थी वो ये कह रही थी कि क्योंकि इस वजह से प्राइसेस कम हो रहे हैं तो बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे प्रेशर आ रहा है, उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, जब उनके नहीं होंगे वो अर्न नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी कम होगा। तो वो पर्सपेक्टिव से वो ये पॉइंट रख रहे थे। तो ट्राई कह रही है कि कंज्यूमर इंटरेस्ट पहले आता है, सिर्फ गवर्नमेंट रेवेन्यू कम हो रहा है वो देख के आप इसको मतलब नहीं देखा जाए। तो वो कह रहे हैं कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी में भी 2012 में जो थी उसमें भी यही प्रोविजन है, गवर्नमेंट रेवेन्यू मैक्सिमाइज नहीं करना है, कंज्यूमर इंटरेस्ट सेंटर स्टेज रखना है। तो वही किया हम कर रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा है कि हम रिव्यू नहीं करेंगे टैरिफ रूल्स को। तो वही है। और टेलीकॉम कमीशन आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था 1989 में। तो ये जो है सेक्रेटरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के, वही इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो ये सारे टेलीकॉम पॉलिसी बनाते हैं, बजट प्रिपेयर करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में इनका प्रोमिनेंट रोल होता है। और ट्राई जो है, ट्राई टैरिफ रेगुलेट करती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, कॉल ड्रॉप्स वगैरह होते थे तब ट्राई रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में आता था, इंटरकनेक्शन जो ये कॉल स्विच के बारे में भी जब रिलायंस जियो ने कहा कि बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर्स कॉल स्विचिंग नहीं दे रहे उनको, जब उनके कोई ऑपरेटर्स रिलायंस जियो को कॉल करते तो वो ये फंक्शनिंग नहीं सही से करे, तो इस बारे में ये ट्राई का रेगुलेशन आता है। बाकी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम अलोकेशन में, लाइसेंस देने में, कंटेंट टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू कंटेंट जो जाता है वो सारा रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट के अंदर टेलीकॉम कमीशन के अंदर आता है। फिर अगला न्यूज आइटम है मील वाउचर्स टू गो डिजिटल फ्रॉम 2018। तो आरबीआई ने यहाँ पे डायरेक्शंस दिए, मास्टर डायरेक्शंस दिए ऑन इशू करना और ऑपरेट करना ये पीपीआईस, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो ये मील वाउचर्स भी दिए जाते हैं जैसे सुडेक्सो, टिकट रेस्टोरेंट, तो ये पेपर वाउचर्स दिए जाते हैं, तो ये पेपर मील वाउचर्स अब नहीं दिए जाए, 2018 से ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होने चाहिए, कार्ड्स के फॉर्म में होने चाहिए जो रीलोड किया जा सके। तो ये डिजिटल पेमेंट्स होने चाहिए इसके भी, वो एम्फसाइज कर। फिर अगला न्यूज आइटम है लास्ट वन, गवर्नमेंट एनडीबी इंक $350 मिलियन लोन पैक। तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक और इंडिया का फर्स्ट लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है, $350 मिलियन दिए जाएंगे फॉर डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन डिस्ट्रिक्ट रोड्स का। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप यहाँ किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट रोड्स मध्य प्रदेश में। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए स्पेशली प्रीलिम्स के लिए भी, कि यहाँ पे काफी सारे एमसीक्यूज यहाँ से पॉसिबल है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको पहले ब्रिक्स बैंक कहा जाता था। तो इसमें 5 कंट्रीज है ब्रिक्स की, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये पांचों इसमें प्रेजेंटली स्टेक होल्डर्स है, पर और कंट्रीज भी इसमें मेंबर बन सकती है। और इसको पहले प्रपोज किया गया सबसे पहले इंडिया में, यहाँ पे 4th ब्रिक्स समिट जो हुई थी दिल्ली में 2012 में, तब प्रपोज किया गया। अभी जो है ब्रिक्स समिट 2016 में गोवा में हुई थी। तो 4th ब्रिक्स समिट में प्रपोज किया गया। 6th ब्रिक्स समिट जो फोर्टाजिला ब्राजील में हुई थी, वहां पे इसका अग्रीमेंट और न्यू डेवलपमेंट बैंक साइन किया गया सारे ब्रिक्स नेशन से। और फिर 2015 में इसके प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए ब्रिक्स बैंक के, तो वो इंडियन है, केवी कामत। फिर 7th ब्रिक्स समिट में ये एनफोर्स हो गया, मतलब अग्रीमेंट 1 साल बाद ये एंटर इनटू फोर्स हो गया एग्रीमेंट ऑन न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये बैंक फंक्शनिंग करना स्टार्ट किया। अभी जो न्यूज थी वही था कि फर्स्ट लोन अग्रीमेंट इंडिया का ये साइन हुआ है अभी इंडिया के साथ। तो ये पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स, गारंटीज, इक्विटी पार्टिसिपेशन वगैरह सपोर्ट करने के लिए बैंक एस्टेब्लिश की गई है। तो इसका इनिशियल ऑथराइज कैपिटल जो है वो $100 बिलियन है, और इनिशियल सब्सक्रिप्शन अभी फिलहाल $50 बिलियन है, जो बढ़ के 100 बिलियन हो सकता है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स है उसमें, मतलब वोटिंग पावर्स भी सबके इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये इसका प्रोविजन है। हेडक्वार्टर न्यू डेवलपमेंट बैंक का शंघाई में है, रीजनल ऑफिस जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में बनाई जाएगी, एस्टेब्लिश की जाएगी। और वही है ये जो आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो इसके अंदर यही है कि यूएन के सारे मेंबर्स इसमें मेंबर बन सकते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में, लेकिन ब्रिक्स नेशंस का शेयर कभी भी 55% से कम नहीं होना चाहिए, मतलब उनका वोटिंग पावर 55% से कम नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। वही है ये रहा ब्रिक्स बैंक का
जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन आया है इसकी डिटेल से। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।